हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी यानी हिंदी का जो होगा वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है और कितना देखना है तो 300 जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो पार्ट 3 है, यानी इससे पहले का वीडियो यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिया या प्ले लिस्ट पर पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसमें इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पार्ट 3, यानी ये जो है कि पार्ट 3 होगा। तो आप इससे पहले का वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये जो टोटल क्वेश्चन होगा वो कुल मिलाकर आपको 300 क्वेश्चन होगा, यानी वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अब यदि आप इतना 300 क्वेश्चन को यदि याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 50 नंबर, यानी हिंदी का जो होगा वो 50 नंबर, तो उसका आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है, यानी निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है। फटाफट से आंसर बताइए। दुर्नाथ सिंह की है, या रघुवीर सहाय की है, या रामविलास शर्मा की है, या मुक्तिबोध की है। किसकी है तो ये आपका रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधना जो है वह रामविलास शर्मा की कृति है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। व्यास और वाल्मीकि की रचना है क्रमशः, यानी व्यास और वाल्मीकि की रचना है क्रमशः। इसे आप जरा ध्यान से पढ़िएगा कि व्यास और वाल्मीकि की, तो आपसे इसमें ऑप्शन दिया है गीता और रामायण, यानी रामायण और महाभारत, उपनिषद और महाभारत या रामायण। तो सबसे पहले आप जानिए कि व्यास की कौन सी रचना है और उसके बाद वाल्मीकि की कौन सी रचना है। तो आपका व्यास की जो रचना है वो आपका गीता है और वाल्मीकि की रचना रामायण है। क्या वाल्मीकि की रचना रामायण और व्यास की रचना गीता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका गीता और रामायण, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, यानी परंपरा का मूल्यांकन जो है वह किसकी कृति है तो आपका रामविलास शर्मा की है। किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, यानी प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है, धर्म के ज्ञान से, या साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, या कला के ज्ञान से, या इतिहास के ज्ञान से। तो किसके ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो आपका है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर एथेंस किस महादेश में है, यानी एथेंस जो है वह किस महादेश में है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यूरोप में, या एशिया में, या फिर अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। यह किस महादेश में है यही आपसे पूछ रहा है। तो एथेंस जो है वह आपका यूरोप महादेश में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में होती है। क्या होती है, पराधीन होती है, या स्वाधीन होती है, या ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। यानी ए और बी दोनों कहने का मतलब है कि पराधीन भी और स्वाधीन भी। तो क्या होता है, आप फटाफट से आंसर बताइए क्या होता है। तो है आपका स्वाधीन, यानी साहित्य जो है वह सापेक्ष रूप से स्वाधीन होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदिम का शाब्दिक अर्थ है, यानी आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, या अति सुखदायी, या अति सुंदर, या अति कुरूप। क्या होता है तो आदिम का शाब्दिक अर्थ जो है वह आपका अति प्राचीन होता है। क्या होता है, अति प्राचीन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखन के लिए प्राप्त हुआ वही आपसे पूछ रहा है। यानी प्रेमचंद्र और उनका युग जो कृति है उनसे प्राप्त हुआ, या नई कविता और अस्तित्ववाद, या निराला की साहित्य साधना, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी निराला की साहित्य साधना कृति के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पे माना रहेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आपसे पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति से प्राप्त हुआ है तो निराला की साहित्य साधना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, यानी साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान वह किस कृति में संभव है यही आपसे पूछ रहा है। सामंतवादी व्यवस्था में, या पूंजीवादी व्यवस्था में, या समाजवादी व्यवस्था में, या आप एक और ऑप्शन होगा नीचे दिया हुआ है,
यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं, डी नंबर जो है वह इनमें से कोई नहीं है। तो अब देखिए आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था। तो आपका है समाजवादी व्यवस्था। क्या यानी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। यानी परंपरा का ज्ञान जो है वह किनके लिए आवश्यक है कि जो लकीर के फकीर है या जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, या जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। किसके लिए है, फटाफट से आंसर दीजिए। वह है आपका जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यही आपका आंसर है। यानी इसी के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। किसके लिए संभव है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका समाजवादी व्यवस्था। यानी आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपका डबल हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन मिस्टेक से डबल टाइप हो गया है। अभी आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले 7 या 8 नंबर के आसपास में भी आपको बताए हैं, और यहाँ पे आपको 11 नंबर में भी देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे भी आपका आंसर समाजवादी व्यवस्था ही था, और यहाँ पे भी आपका आंसर समाजवादी व्यवस्था ही है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर, महाभारत के रचयिता है। यानी महाभारत जो है उसके रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि है या हर्ष है या महर्षि व्यास है या वानभट्ट है, कौन है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। और आपका है महर्षि व्यास। यानी महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना किया है। किसने किया है, तो महर्षि व्यास ने, महर्षि वाल्मीकि नहीं, महर्षि व्यास। ध्यान में रखिएगा, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, लेकिन व्यास ने यानी महर्षि व्यास ने, तो यहाँ पे आपको महाभारत बनना है। क्या है, महाभारत पूछ रहा है, तो महर्षि व्यास। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाली साहित्यकार है। यानी रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाली साहित्यकार क्या है, कौन है। यानी लियो टॉल्स्टॉय है या नबोकन है या दोस्तोव्स्की है या इनमें से सभी है, कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो आपका है लियो टॉल्स्टॉय। कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। यानी रूसी जाति की अस्मिता को शुद्ध करने वाले साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है साहित्यकार, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया, महारानी विक्टोरिया ने या आप, चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, या हिटलर ने या पुतिन ने या लेनिन ने। किसने आक्रमण किया, फटाफट से आंसर दीजिए। किसने आक्रमण किया, तो आपका हिटलर ने आक्रमण किया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो आपका हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह क्या है, कहानी है या निबंध है या ललित रचना है या साक्षात्कार है। आप बता सकते हैं यह क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, वह आपका साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार है। यह बिरजू महाराज का लिखा हुआ है, तो ये आपका साक्षात्कार है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज है क्या है, गायक है या लेखक है या कहानीकार है या नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज जो है वह क्या है, गायक है या लेखक है या कहानीकार है या फिर नर्तक है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो आपका नर्तक है। क्या, नर्तक। यानी आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया। यानी उसका जो साक्षात्कार है वह किसने किया, रश्मि वाजपेयी ने या शाश्वती ने या दीपा ने या अर्चना ने। किसने किया, तो रश्मि वाजपेयी ने। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, फटाफट से बताइए। इलाहाबाद या लखनऊ या कानपुर या पटना, कहाँ हुआ था, तो आपका लखनऊ में हुआ था। यानी बिरजू महाराज का जो है जन्म वह लखनऊ में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। एक वीडियो आपके लिए पर्सनल वीडियो, जिसमें आपको केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम और उनका जन्म और मृत्यु टोटल फुल डिटेल में आपको एक वीडियो बनाकर दे चुके हैं। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिए हैं, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप उसे देख लेते हैं तो आपका उससे 10 नंबर जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। यानी बिरजू महाराज जो है वह किस लड़के को डांस सिखाते थे, राधे श्याम बगला को या गौरी शंकर बगला को या सीताराम बगला को या राधे मोहन बगला को। किसको सिखाते थे, तो सीताराम बगला को। यानी सीताराम बगला जो है उसको बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, बिरजू महाराज यहाँ पे कह रहा है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई। यानी बिरजू महाराज वह
वह किस उम्र में थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई। आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 साल, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यह है आपका 9.1/2, यानी ये जो है 9.5 साल का है। यह जो है दिया हुआ है ये 9.5 साल दिया हुआ है, यानी 9.1/2 दिया है, यानी आधा साल, तो 9.5 साल दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में है 10 साल और डी में है 7.5 साल। क्या 7.5 साल है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। लेकिन आपको यह जो है आपको सिर्फ एग्जाम में मिलेगा केवल 9 वर्ष। कितना? या बुक में भी आपको मिलेगा। ये जो है कि मिस्टेक से टाइप हो गया है 9.5 साल। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई, तो 9 वर्ष। कितने साल के? 9 वर्ष। आप याद रखिए वह कितने वर्ष के थे जबकि 9 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किए थे। यानी बिरजू महाराज जो थे अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम यानी अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे किए थे? मैनीपुर में या जोधपुर में या जैनपुर में या उदयपुर में? कहाँ पे किए थे? फटाफट से आंसर बताइए कहाँ पे किए थे। तो है आपका मैनपुरी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। फिर से वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दोबारा एक बार मिस्टेक से टाइप है। ये क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, यानी उनकी गुरुवाइन जो थी वह कौन थी? उनकी माँ थी या उनकी चाची थी या उनकी बहन थी या उनकी मौसी थी? कौन थी? फटाफट से आंसर बताइए कौन थी। तो है उनकी कौन थी? उनकी माँ थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला यानी पुरस्कार मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष की थी या 26 वर्ष की थी या 25 वर्ष या 24 वर्ष? कितनी उम्र थी? फटाफट से आंसर बताइए। वह जब 27 वर्ष के थे तो उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। क्या मिला था? यानी उनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वही वो कब थे? यानी 27 वर्ष की उम्र में मिला हुआ था। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे। यहाँ पे कह रहा है कि बिरजू महाराज की जब मृत्यु हो गई थी, यानी उनके बिरजू महाराज के पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो उनका 10वां एवं 13वीं करने के लिए बिरजू महाराज ने कितने पैसे इकट्ठे किए थे, वही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो वो जो है कि 500 रुपये इकट्ठे किए थे। कितने? यानी 500 रुपये इकट्ठे किए थे वो अपने पिता के 10वें एवं 13वीं करने के लिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। यानी बिरजू महाराज जो है वो किसको आप खुद का शागिर्द मानते थे, यानी अपना शागिर्द किसको मानते थे? पिता को या माँ को या मामा को या भाई को? किसको मानते थे? फटाफट से। तो है आपका पिता को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, यानी उनकी ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक के रूप में या नर्तक के रूप में या ताला वादक के या संगीत, यानी उनकी पहचान जो है वह किस रूप में है? फटाफट से आंसर दीजिए किस रूप में है। वो है आपका नर्तक के रूप में, यानी बिरजू महाराज की ख्याति जो है यानी उनकी पहचान जो है वह नर्तक के रूप में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। यानी बिरजू महाराज जो थे वह एक नर्तक थे, लेकिन वह किस शैली के नर्तक थे? कथक या मणिपुर या कुचिपुड़ी या कारवा? किस शैली के नर्तक थे? फटाफट से आंसर दीजिए किस शैली के नर्तक थे। वो है आपका कथक शैली के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? फटाफट से आंसर बताइए। वो है आपका लखनऊ घराने से, यानी उनका जो जन्म है वह लखनऊ में हुआ था। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वह लखनऊ घराने से है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी उनका जो जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का वो कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को या 4 फरवरी यहाँ पे 1938 ऑप्शन दोनों है जो कि टाइप हो गया है मिस्टेक से। ऑप्शन नंबर सी है 4 मार्च 1938 को और डी नंबर में है 4 अप्रैल 1938 को। तो फटाफट से आंसर बताइए कब है, यानी उनका जो जन्म है वह 4 फरवरी 1938 को है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, लेकिन आपको एग्जाम में जो मिलेगा वह केवल एक ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है, यानी 4 फरवरी 1938। तो आपको केवल एक ही ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा, ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
31 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुआ, यानी बिरजू महाराज जो थे उनको प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई, यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है। पिताजी से हुई या माता जी से या कपिला जी से या इनमें से सभी से, किससे हुई, तो वो है कपिला जी से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से या तबला वादन से या कथक नृत्य से या आप चलिए एक ऑप्शन और देखते हैं, नीचे है, या संतूर वादन से, किससे संबंध है, फटाफट से आंसर दीजिए, तो है कथक नृत्य से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कह रहा है इबादत का अर्थ है, क्या है, उपासना या इठलाना या ईंट या ईंख, क्या है इबादत का अर्थ, फटाफट से आंसर दीजिए, तो है इबादत का जो अर्थ होता है वह उपासना होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार थे, यानी पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वह किस पीढ़ी के कलाकार थे, यानी वह कलाकार थे किस पीढ़ी के थे, यही आपसे पूछ रहा है, छठी पीढ़ी की या सातवीं पीढ़ी या नौवीं पीढ़ी या आठवीं पीढ़ी, किस पीढ़ी की कलाकार थे, फटाफट से आंसर दीजिए, तो है आपका सातवीं पीढ़ी की, यानी बिरजू महाराज लखनऊ घराने के सातवें पीढ़ी की कलाकार थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि महाराज के किस उम्र में, महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज को किस उम्र के पड़ाव में उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन फिर से है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस उम्र में हो गई, तो आपसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 वर्ष या 10 वर्ष या 9 वर्ष या 8 वर्ष, किस उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, फटाफट से आंसर दीजिए, तो है आपका 9 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, उनके चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज या गोदई महाराज या श्री महाराज या विष्णु महाराज, तो है उनके चाचा का जो नाम है वह शंभू महाराज, यानी शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा चाचा थे, तो आप वही ऑप्शन मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, यहाँ पे आपसे फिर वही क्वेश्चन आ ही गया जो क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो अभी आपको बताए हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, फटाफट से बता सकते हैं, वो वहाँ के कौन थे, चाचा थे, यानी बिरजू महाराज के शंभू महाराज जो थे वह चाचा थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, दिया हुआ है मौसा थे या भाई थे, या और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है चाचा थे या पिता थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी, यानी बिरजू महाराज जो थे वो डुमरिया किससे सीखी वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्मा से सीखी या बाबूजी से या चाचा से या मामा से, किससे, तो है अम्मा से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई, यानी बिरजू महाराज जो थे वह अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कितने पैसे इकट्ठे किए थे, तो 500 रुपये इकट्ठे किए थे, यानी 500 रुपये में वे अपने पिताजी के 10वीं एवं 13वीं कराई। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वह कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी के लिए 500 रुपये यानी 10वीं और 13वीं किए, इसका मतलब कि 500 रुपये इकट्ठे किए थे, तो कितने प्रोग्राम करके, 1-2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम या 4 या 5, फिर क्या थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी 2 प्रोग्राम किए थे जिससे उनको 500 रुपये पूरा हुआ था, तो उसी से अपने पिताजी के 10वीं एवं 13वीं कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, अम्मा को या बाबूजी को या चाचा जी को या दादाजी को, किसको मानते थे, तो है अम्मा जी को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, नाट्य कला से या नृत्य कला से या संगीत कला से या चित्रकला से, किससे संबंधित है, तो है आपका नृत्य कला से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई, लू लगने से या हैजा से या मलेरिया से या फिर फलेरिया से, किससे हो गई, तो है लू लगने से, यानी लू लगने के कारण बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है या जाकिर हुसैन है या बिरजू महाराज है या इनमें से सभी है? तो कौन है? वो आपका बिरजू महाराज है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है, यानी कार्थूसियन संप्रदाय जो है वह विश्वास करता है मारपीट में या झगड़ा में या फंसाने में या मौन में। तो वह है आपका मौन में, यानी कार्थूसियन संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो मौन में विश्वास करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो जो है वह कहाँ पे स्थित है? इटली में या जर्मनी में या रूस में या दक्षिण फ्रांस में? कहाँ पे स्थित है? तो है आपका दक्षिण फ्रांस में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोन नदी कहाँ पे है? यानी रोन नदी जो है वह कहाँ पे है? दक्षिण फ्रांस में है या भारत में है या जापान में है या अमेरिका में है? कहाँ पे है? तो है आपका दक्षिण फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। अविन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अविन्यो दक्षिण फ्रांस में है, यानी रोन नदी भी दक्षिण फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विल्नो लॉ अविन्यो का अर्थ होता है, यानी विल्नो लॉ अविन्यो का अर्थ क्या होता है? अविन्यो का नया आदमी या अविन्यो का नया गांव या अविन्यो की नदी या अविन्यो का पर्वत। यानी विल्नो लॉ अविन्यो कहने का मतलब उसका अर्थ क्या है? उससे कहने का किसका बोध हो रहा है? अविन्यो का नया आदमी का, या फिर अविन्यो का नया गाँव या अविन्यो की नदी या अविन्यो का पर्वत? तो है आपका अविन्यो का नया गाँव, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी अविन्यो का नया गाँव जो है वह विल्नो लॉ अविन्यो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ला शत्रुज क्या है? वह इमारत है या पर्वत है या ईसाई मठ है या मेरा शत्रु क्या है? तो है आपका ईसाई मठ, यानी कार्थूसियन संप्रदाय का जो ईसाई मठ है वह ला शत्रुज है। क्या है? ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे है? बौद्ध दर्शन से या वेदांत दर्शन से या मार्क्स के विचारों से या इनमें से कोई नहीं? किससे है? फटाफट से आंसर बताइए। तो है आपका वेदांत दर्शन से, यानी प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है वह वेदांत दर्शन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जारशाही में थी, यानी जारशाही में जो है वह कौन थी? सोवियत रूस या फ्रांस या नेपाल या चीन? कौन है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका सोवियत रूस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंद्रे वेत्रा, रेनेसा और पॉल एलुअर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप में लगभग कितनी कविताएं की रचना की? यानी वहाँ पे अविन्यो में आंद्रे वेत्रा और रेनेसा तथा पॉल एलुअर ने अविन्यो में रहकर, यानी तीनों मिलकर, और उन्होंने कितनी कविताएं की रचना की? यानी लगभग कितनी कविताएं की उन्होंने रचना की? तो ही आपसे पूछ रहा है, 20 कविता या 25 या 30 या 35? कितने कविता की रचना की? फटाफट से बताइए। तो है आपका 35 कविता, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? यानी लेखक जो है अशोक वाजपेयी, उनका जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1944 को, या फिर 21 जनवरी 1943 को, या 16 जनवरी 1941 को, या 6 जनवरी 1940 को? कब हुआ था? फटाफट से बताइए। तो है आपका 16 जनवरी 1941 को, यानी लेखक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। तो इसके लिए आपको एक पर्सनल वीडियो बनाकर दे चुके हैं, यानी उसमें केवल आपको लेखक का नाम, उनकी जन्म और मृत्यु और पाठ का नाम उसमें फुल डिटेल में समझाकर बता दिए हैं। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल मादामोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? यानी ल मादामोजेल और द अविन्यो यह किसकी कृति है? लियोनार्डो विंची के, या पिकासो की, या रविंद्रनाथ टैगोर की, या विंसेंट वैन गे की? किनकी कृति है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका पिकासो की, यानी ल मादामोजेल द अविन्यो पिकासो की कृति है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अविन्यो में 19 दिनों में के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको पीछे बताए हैं कि कितने, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन था कि कितनी कविताएं की रचना की थी, तो वहाँ पे आपका था 35। और कितने गद्य रचना की थी, तो है आपका 27। यानी गद्य यानी कहानी जो है तो वह कितनी रचना था, तो यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन है कि, और वहाँ पे उन्होंने 19 दिनों के प्रवास यानी 19 दिन रुके थे, तो उसमें दौरान गद्य की रचना कितने की, तो 27 गद्य। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर या अविन्यो या दोनों, क्या रहा है फ्रांस का कला केंद्र जो है वह क्या रहा है, तो आपका अविन्यो। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है, वह रोन नदी पर या सीन नदी पर या टेम्स नदी पर या टोन नदी पर। तो अभी आपको बताया है कि अविन्यो जो है वह, यहाँ एक क्वेश्चन था कि रोन नदी कहाँ पे है, तो दक्षिण फ्रांस में, और अविन्यो कहाँ है, तो वह दक्षिण फ्रांस में। तो वहाँ पे आपको बताए हैं कि अविन्यो जो है वह दक्षिण फ्रांस में है, यानी रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है, तो आपका रोन नदी पर। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल्नो क्या है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विल्नो क्या है, एक शहर है या एक छोटा सा गांव है या एक नदी है या एक झील है, क्या है फटाफट से बताइए क्या है, तो है आपका एक छोटा सा गांव। यानी अविन्यो का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम विल्नो ला अविन्यो है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। यानी हर वर्ष अविन्यो में किस प्रकार का समारोह होता है, रंग समारोह या धार्मिक समारोह या विश्व कप या राष्ट्रमंडल खेल, क्या होता है, तो है आपका रंग समारोह। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि रोन नदी के किनारे बसा शहर का नाम क्या है। यानी रोन नदी के किनारे जो शहर बसा है उसका क्या नाम है। तो अभी आपको बताया है कि अविन्यो जो है वह रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी दक्षिण फ्रांस में। तो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अविन्यो। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। अविन्यो रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है, तो अविन्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे। यानी लेखक जो थे वह कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे, वही आपसे क्वेश्चन है। 15 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष या 12 वर्ष, कितने वर्ष, तो है 10 वर्ष। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन मिलेगा, और ये आपका रहा आंसर शीट। यानी ये जो अभी आप 60 क्वेश्चन देखे हैं इसका ये आपका आंसर शीट है। तो आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।